नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों का शर्मनाक बयान मालदीव सरकार को कितना महंगा पड़ा। भारत सरकार ने आज मालदीव के हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में बुलाया और उनसे साफ साफ कहा कि मालदीव के 3 मंत्री और सांसद भारत विरोधी बयान देना फौरन बंद करें, क्योंकि भारत पिछले 50 साल से मालदीव के लगातार मदद करता रहा है और भारत के साथ उसकी दोस्ती पुरानी है। हुआ यह था कि नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते लक्षद्वीप गए थे और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर उन्होंने लक्षद्वीप के समुद्र तट की सुंदर तस्वीरें पोस्ट की थी और भारतीय नागरिकों से कहा था कि वो लक्षद्वीप घूमने जरूर जाएं, क्योंकि मालदीव लक्षद्वीप के नजदीक है और मालदीव की सारी कमाई बीच टूरिज्म से होती है, तो वहां की एंटी इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई। इस एंटी इंडियन लॉबी के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर मोदी का मजाक उड़ाया। मालदीव के मंत्रियों ने मोदी और भारतीयों के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स किए और जब भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति की तो इनमें से कई मंत्रियों को अपना हैंडल ही डिलीट करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार और भारत के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इन 3 मंत्रियों को मालदीव सरकार ने तुरंत अपने पदों से सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार ने बयान जारी करके कहा कि पड़ोसी देश भारत के खिलाफ इस तरह के कमेंट करना गलत है। भारत की एक प्रमुख ट्रैवल बुकिंग एजेंसी ने मालदीव के लिए टूरिस्ट की बुकिंग ही बंद कर दी। उधर मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू आज चीन पहुंचे। वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। मुइज़ू हाल के चुनाव में एंटी इंडियन भाषण देकर चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें चीन का सपोर्टर और भारत का विरोधी माना जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा कि चीन और भारत दोनों मालदीव के दोस्त हैं। चीन मालदीव की मदद करना चाहता है और भारत को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को खुले दिमाग से स्थिति का आकलन करना चाहिए, लेकिन जहां तक मालदीव की सरकार का सवाल है, वो अच्छी तरह जानती है कि टूरिज्म से उसकी कमाई सबसे ज्यादा भारत से आने वाले लोगों से होती है। भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना मालदीव को भारी पड़ सकता है। मालदीव का भारत को आंखें दिखाना मालदीव के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ, ये पिछले 72 घंटे में साफ हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का हैशटैग ट्रेंड करने लगा और जैसे ही मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया भर में भारतीयों ने इसे पर्सनली लिया। हर जगह भारतवासियों की भावनाएं आहत हुई और उनको गुस्सा फूट पड़ा। यह गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा। एक के बाद एक मालदीव के लिए फ्लाइट्स के टिकट्स कैंसिल होने लगी। भारत के लोगों ने विरोध जताते हुए मालदीव जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और होटल्स की बुकिंग कैंसिल करने लगे। सैकड़ों फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कैंसिल होने के बाद मालदीव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में खुलकर आए। सोशल मीडिया में बॉयकॉट मालदीव्स और लक्षद्वीप चलो जैसे थीम ट्रेंड करने लगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। मालदीव और भारत के बीच टेंशन की शुरुआत उस वक्त हुई जब 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अपने लक्षद्वीप के दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। वहां की नेचुरल ब्यूटी की उन्होंने तारीफ की और भारतीय नागरिकों से अपील की कि वो जब अपना अगला वेकेशन प्लान करें तो लक्षद्वीप को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। मोदी की ये तस्वीरें जैसे ही शेयर की गई, वायरल हो गई। लोग ट्रैवल और टूरिज्म की वेबसाइट्स पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने लगे। 3 दिन के अंदर लक्षद्वीप के बारे में सर्च 100% से ज्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। इसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र कमेंट किए, बुरा भला कहा, भारत के लोगों का मजाक उड़ाया। मालदीव के मंत्रियों
मरियम शुइना, माल्शा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम, इनके साथ साथ मालदीव के सेनेट के मेंबर जाहिर रमीज ने भी भारत का मजाक उड़ाया। कहा कि भारत टूरिज्म में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता और भारत में जाहिर है इसका रिएक्शन तो होना ही था। जिन लोगों ने मालदीव जाने की फ्लाइट बुक की हुई थी, होटल बुक कराए हुए थे, वो सब अपने टूर पैकेजेस कैंसिल करने लगे। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों और नेताओं के बयान ने पूरे देश में राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का एक तूफान सा खड़ा कर दिया। लक्षद्वीप जाने के बारे में जो ट्रैवल सर्च 100% के आसपास था, वो बढ़कर 3400% पहुंच गया। भारत की ट्रैवल और टूरिज्म कंपनियों ने लक्षद्वीप और दूसरे इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए नए पैकेजेस अनाउंस कर दिए। इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितेश शाह ने कहा, आज का भारत अपने बारे में अपमानजनक कमेंट बर्दाश्त नहीं करता। Very bad taste that one nation's ministers, not that was not one, three ministers making comment against our prime minister, which is not in good taste. And definitely we see the impact because of that. There were a lot of cancellation. I believe which has happened from not only from the hotel front, but even the airlines, they have been cancelling right, left and center. And add to that, people are shifting their, the destination because of that. Lakshadweep is a part of India, and definitely our Prime Minister has all the right and all the will to promote any destination in India. And Lakshadweep is upcoming destinations. There are going to be a lot of investment which is happening in. We are going to have a direct flight to Agati, which is one of the islands in Lakshadweep. So I think it is a great opportunity for tourists to visit this place. So definitely the impact will be seen in the Maldives because of a bad mouth. आज मालदीव को इस बात का एहसास हुआ कि बेवजह भारत को छेड़कर उसके मंत्रियों ने अच्छा नहीं किया। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। मालदीव की आबादी 5.5 लाख है। यहां की जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन अकेले टूरिज्म सेक्टर का होता है। मालदीव में हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं, जिससे उसकी इकोनॉमी चलती है। मालदीव सरकार के अपने डेटा के मुताबिक 2023 में भारत से 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने गए थे। जाहिर है इससे मालदीव को फॉरेन एक्सचेंज की आमदनी होती है, लेकिन जब वहां के मिनिस्टर्स ने नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र कमेंट किए, वहां के सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन चला, तो भारत की कई ट्रैवल एंड टूर कंपनीज ने मालदीव के लिए अपने पैकेजेस कैंसिल कर दिए। भारत की ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने ऐलान किया कि अब वो मालदीव के लिए कोई भी बुकिंग नहीं लेगी। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी ईज माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है। और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने भी लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए सोशल कैंपेन शुरू कर दिया है। मेक माई ट्रिप के चीफ मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑफिसर ऋषिराज सिंह ने मालदीव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अब उनकी कंपनी इंडियन डेस्टिनेशन पर फोकस करेगी। Lakshadweep has seen a remarkable 3,400% increase in searches ever since our Honorable PM visited the islands. So this kind of inspired us to build an entire campaign around it. So we are launching Beaches of India. Under this campaign, our consumers can get knowledge about the great and stunning beaches of India, how to fly, where to stay, how to book.
We're also providing consumers with remarkable deals and discounts so they can actually live this experience and see these beaches for real. भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों के अपमानजनक बयानों पर सबसे ज्यादा रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिला। फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेट स्टार्स तक मालदीव में मंत्रियों के बयानों की निंदा करते दिखाई दिए। भारत की नेचुरल ब्यूटी की तस्वीरें उन्होंने शेयर की और अपने लोगों से अपील की कि वो भारत को एक्सप्लोर करें। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि वो लक्षद्वीप और अंडमान घूमकर आए हैं और दोनों ही नेचुरल ब्यूटी से भरपूर हैं। सुपरस्टार सलमान खान ने ट्वीट किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के खूबसूरत बीचेस की तस्वीरें शेयर की, ये देखकर बहुत अच्छा लगा और ये हमारे इंडिया में है। मालदीव के मंत्रियों के बयानों पर पहला रिएक्शन अक्षय कुमार का आया। फिल्म स्टार अक्षय ने लिखा कि मालदीव खूबसूरत है, वो कई बार वहां जा चुके हैं, लेकिन अपना देश सबसे पहले और हम इस तरह के नफरत भरे बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अक्षय के अलावा जॉन अब्राहम, एकता कपूर, भूमि पेडनेकर, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ सब लोगों ने अपने देश के सपोर्ट में ट्वीट किए। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर्स ने भी भारत की नेचुरल ब्यूटी दिखाने वाली तस्वीरें शेयर की। मालदीव के मंत्रियों के बयान को बेहद शर्मनाक बताया। कई सांसदों और मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मिनिस्टर्स के बयान का विरोध किया। मालदीव के साथ साथ सोशल मीडिया पर जो वॉर चल रही है उसको भारत को कई देशों का सपोर्ट मिला है। भारत में इजराइल की एम्बेसी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें ट्वीट की। कहा पिछले साल हमारे राजदूत लक्षद्वीप गए थे, वहां के खारे पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट में इजराइल मदद कर रहा है। इस दौरान इजराइल के अधिकारियों ने लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी को भी देखा था। भारत में इजराइल की एम्बेसी के प्रवक्ता ने भी ट्वीट किया, कहा कि वो जल्दी से जल्दी लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं। बांग्लादेश ने भी मालदीव के मंत्रियों के बयान की निंदा की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने कहा, भारत हमेशा पड़ोसी मुल्कों के साथ खड़ा रहा है, उनकी मदद की है। मालदीव के मंत्रियों को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। We believe unless you have good relation with all neighbors, you cannot prosper. You cannot make a neighbor enemy. This is a sad story because I think there has been erosion of some values. Those are, important people, celebrities. We should honor them, respect them. I must not joke with those, celebrities. And it's demeaning of individual personalities who does it. But as I understand that they tried to make jokes of the, Honorable Prime Minister of India. This is not acceptable. असल में मामला सिर्फ 3 मंत्रियों के बयानों का नहीं है, बात बड़ी है। मालदीव में इस वक्त जो सरकार है वो चीन की करीबी मानी जाती है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने पिछले साल सितंबर में चुनाव जीतने के बाद भारत से डिमांड की थी कि वो मालदीव से अपने सैनिक वापस बुला लें। उनकी पार्टी ने मालदीव में चुनाव से पहले इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। मालदीव के प्रेसिडेंट हमेशा अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आते रहे हैं, यह परंपरा है, लेकिन मोइजू पहले टर्की के दौरे पर गए और आज चीन पहुंच गए। जब मालदीव के मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ बयान दिए तब मोहम्मद मोइजू चीन जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से आए स्ट्रांग रिएक्शन को देखकर उनको हरकत में आना पड़ा। मालदीव सरकार ने मोदी के खिलाफ बयान देने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जबीर ने कहा कि मंत्रियों ने जो कुछ कहा वो उनकी निजी राय है, प्राइवेट ओपिनियन है। मालदीव सरकार भारत को अपना दोस्त मानती है और ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मालदीव की सरकार की यह सफाई भारत के लिए काफी नहीं है। आज भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलाकर फटकार लगाई तो दोपहर में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने माले में इंडियन हाई कमिश्नर मुनू महावर को बुलाकर अपनी सरकार की तरफ से सफाई दी। वहीं मालदीव के फॉर्मर विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और दुनिया मोमून ने भी भारत विरोधी बयानों के लिए मोहम्मद मोइजू की सरकार की आलोचना की।
ममून ने कहा कि भारत ने हर मुश्किल वक्त में मालदीव की मदद की है। 1998 में तख्ता पलट की कोशिश हो या फिर कोरोना की महामारी, भारत ने हमेशा मालदीव का साथ दिया। ऐसे पक्के दोस्त देश के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए। Our foreign ministry and the foreign minister has very clearly stated that though we have freedom of expression, that the kind of language that has been used is obviously unacceptable. And unfortunately, this has already happened. And I think given the history of the Maldives-India relationship, though we have strong bonds of friendship, we have also had various times where we have not agreed on some issues and things have not gone very well. This relationship is very special to us, and I hope that this current crisis will be resolved at the earliest, and I hope an appeal to the Indian government and politicians and the media to also help de-escalate, and at the same time, the Maldivian government, our people, and also our politicians, I believe, should play a role in bringing down this tension so that we can. अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारत ने इस पूरे मामले पर ऑफिशियली क्या कहा। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान आया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की तो उनका मकसद सभी इंडियंस को यह मैसेज देना था कि वो भारत के टूरिज्म स्पॉट्स को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दें। मीनाक्षी ने कहा कि मोदी ने किसी देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं, वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है, और वो संदेश है उन सब भारतीयों के लिए कि जिनको छुट्टी पर जाना निकलना होता है, कि भारत में इतने विभिन्न स्थल हैं, जो कि एक तरफ जो लक्षद्वीप है जहाँ पर समुद्र भी है और समुद्र का किनारा भी है और साफ पानी भी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास लेह लद्दाख जैसे पहाड़ भी हैं और सुंदर वहाँ पे जो है सीनरी भी है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो आप चाहे पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने, चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें, ताकि भारतीयों का व्यापार बढ़े और भारतीय ही अपने भारत के विकास में सहयोगी बने। ये बात मैंने पहले कई बार सुनी थी कि भारत के पास लक्षद्वीप है जो मालदीव से बेहतर है। मालदीव से सिर्फ 450 मील दूर है। भारत इसे डेवलप करे तो ये दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। पर ऐसी बातें सिर्फ की जाती थी, तो लोग सिर्फ बातें करते थे, कोई कुछ करता नहीं था। नरेंद्र मोदी ने इस बार नए साल के मौके पर एक झटके में काफी कुछ करके दिखा दिया। मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करके ये बता दिया कि ये कितना सुंदर, कितना मनोरम द्वीप है। मोदी ने कहीं नहीं कहा कि ये मालदीव का मुकाबला कर सकता है, लेकिन मोदी ने जो तीर चलाया वो निशाने पर बैठा। पूरी दुनिया में लोग गूगल पर लक्षद्वीप को सर्च करने लगे। 20 साल में लक्षद्वीप को इतना ज्यादा सर्च कभी नहीं किया गया। रही सही कसर मालदीव के 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करके पूरी कर दी। मोदी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो शर्मनाक है, निंदनीय है, लेकिन इसका में बड़ा फायदा हो गया। करोड़ों की भावनाएं आहत हुई, हजारों लोगों ने रिएक्ट किया और इसके 2 बड़े असर हुए। लोगों ने एक बार फिर लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर याद किया। मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों को पूरे सोशल मीडिया पर डोमिनेट करते हुए देखा गया। सैकड़ों लोगों ने मालदीव की टिकटें कैंसिल करने का ऐलान किया और कैंपेन चल पड़ा कि भारत के लोग मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा प्रयोग करने वाले मंत्रियों के देश मालदीव में नहीं जाएंगे। इसका मालदीव को भारी नुकसान हो सकता है। टूरिज्म मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। वहां की सरकार के पास जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें से 90% टूरिज्म से आने वाले टैक्सेस से मिलता है। मालदीव का 60% फॉरेन एक्सचेंज
टूरिज्म से आता है और पिछले साल जितने फॉरेन टूरिस्ट मालदीव गए थे उनमें से 11% भारतीय थे। इसलिए अगर भारत के टूरिस्ट ने मालदीव का बॉयकॉट किया तो इस टूरिज्म प्रधान कंट्री का बहुत नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया पर इसका बहुत शोर है। मैंने आपको बताया कि हमारे कई फिल्म स्टार्स ने, क्रिकेट स्टार्स ने, पब्लिक फिगर्स ने मालदीव के मिनिस्टर की भाषा पर सवाल उठाए, अपने लोगों से मालदीव को भूलकर लक्षद्वीप को डेस्टिनेशन बनाने की मांग की, अपील की। इसीलिए मालदीव की सरकार घबरा गई, मंत्रियों को सस्पेंड किया, लेकिन करते करते काफी देर हो चुकी थी। मालदीव का सवाल तब तक भारत के आत्मसम्मान से जुड़ चुका था। लक्षद्वीप एक तरह से देश प्रेम का प्रतीक बन गया। इस आग को बुझाना मालदीव के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आग भारतवासियों के दिल में लगी है। यह आग भारतवासियों के आत्मसम्मान को जगाने वाली आग है। आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया। अगस्त 2022 में इस केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सजा को चैलेंज करने वाली पिटीशन को भी सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की डबल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, इस केस में दोषियों की सजा माफी का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, गुजरात को नहीं। चूंकि इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की अदालत में हुई थी, वहां की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया था। इसलिए कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार यह फैसला नहीं ले सकती है। मैं आपको बता दूं कि 15 साल जेल में बिताने के बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन्हें 15 का 2022 को रिहा कर दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार पर सख्त कमेंट किए। कोर्ट ने कहा दोषियों को रिहा करके गुजरात सरकार ने अपनी ताकत का मिसयूज किया। अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो विरोधी दलों को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अपराधियों को कौन बचाता है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, बीजेपी को महिला विरोधी बताया, और इसके बाद कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए। वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। उन्होंने कहा इस मामले में जितनी जिम्मेदार गुजरात सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार भी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने इन दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ किया और आरोप लगाया कि बिल्किस को इंसाफ न मिले, इसलिए बार बार इस केस को डिले करने की कोशिश की गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार दोनों को आईना दिखा दिया। सरकार के सामने एक मिरर रखा है, कोर्ट ने एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए।
अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं, जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में, सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। अभी हमें इंतज़ार करना है कि अध्यादेश ही नहीं होता, 1000 तरीके के बहाने, एक्सक्यूजेस बनाने शुरू न हो जाएं उन 2 हफ्तों में कि क्यों वापस नहीं जाना है जेल। असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज के फैसले को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया, इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। बीजेपी पर बलात्कारियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ वो खड़ी नहीं होती क्योंकि वो मुसलमान है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब मोदी और गुजरात सरकार दोनों को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी बिल्किस बानो को जिन लोगों ने रेप किया, उनकी मासूम इन्फेंट बच्ची की हत्या की, उनके परिवार के लोगों का रेप करके मर्डर किया, उनके साथ खड़ी हुई है। कन्विक्ट्स को, उन कातिलों को, रेपिस्ट को बीजेपी एक रेमिशन कमेटी में उनके दोनों एमएलएस को बिठाकर और उनको छोड़ देती है। और फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जुलाई 11, 2022 को एक खत लिखा जाता है जिसकी बुनियाद पर इन कातिलों को, इन रेपिस्ट को जल्दी रेमिशन मिल जाता है। तो ये तो बीजेपी बिल्किस बानो के साथ कभी नहीं खड़ी थी, ना आज खड़ी है। इसलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री की सरकार को और गुजरात की बीजेपी की सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं बोलती हम बिल्किस बानो से के जजमेंट से खुश हैं? चलिए, क्यों नहीं बीजेपी या प्रधानमंत्री बिल्किस बानो को अपने घर पर बुलाकर उसके सर पे हाथ रखते हैं कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? उतना कर दीजिए, चलिए ना। चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है और उन पीड़ित महिलाओं का मुद्दा है जिनका रेप होता है। हमारे देश में हर मिनट में कितने महिलाओं का रेप होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद जो रेपिस्ट हैं उनको ये बात चले जाएगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के होंगे, उनको रेमिशन नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी उसमें ताकत होगी और कितना तकालीफ से उसने तकालीफ को झेला होगा, गुजरा होगा। यहाँ पर हम तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज तक नहीं मिला हूँ, मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कभी ज़िंदगी वफा करी तो मिलूंगा और उनको सलाम करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया उसके 2 असर हुए। एक तो ये कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए इस पर सियासत तुरंत शुरू हो गई। विपक्ष को बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक नया मौका मिल गया। और दूसरी बात है कि आज के फैसले के बाद ऑपोजिशन को यह कहने का चांस नहीं मिलेगा कि अदालतों पर मोदी सरकार का कब्जा है। वो अब ये नहीं कह पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही फैसले करती है जो सरकार को पसंद आए। आज के फैसले से जुडिशरी पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट के सामने है। सियासत की एक और खबर आई इंडिया अलायंस से। सीट शेयरिंग को लेकर आज मीटिंग्स का दौर तेज हुआ। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। और प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी सीटें मांग रही है। आज दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जो मीटिंग हुई उसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने की कोशिश हुई। मुझे पता चला कि आज सिर्फ दिल्ली की 7 सीटों को लेकर बात हुई, पंजाब पर कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में दोनों पार्टियों ने अपना अपना सर्वे एक्सचेंज किया। ये जानकारी एक दूसरे को दी कि उनकी पार्टी का क्या असेसमेंट है, उसका बेसिस क्या है। दिल्ली के एसएच यूनिट ने कांग्रेस की अलायंस कमेटी के सामने 3 से 4 सीटों पर दावा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि मीटिंग के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने यह मैसेज देने की कोशिश जरूर की कि ऑल इज वेल। बहुत अच्छी बैठक रही। हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए
और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। 14 जनवरी तक अलायंस के सारे पार्टनर्स के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग्स होंगी। उसके बाद पार्टियों के सीनियर नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। अभी सिर्फ ग्राउंड वर्क हो रहा है और यही वजह है कि मीटिंग के अंदर क्या बात हुई इस पर कोई भी साफ साफ बात नहीं कर रहा। आज की मीटिंग में शामिल सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस के साथ समझौते की उम्मीद तो जताई, लेकिन इसके बाद यह भी कहा कि जब एक ही पार्टी में सीटों को लेकर आम सहमति बैठाना मुश्किल होता है तो यहां तो कई पार्टियां हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बातचीत अभी शुरू हुई है और फैसला जल्दी हो जाएगा। सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेजी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। जब एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो हैं दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर 2 पार्टियां हैं 3 पार्टियां तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। दिक्कत कई तरह की है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस से बात कर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। गुजरात में केजरीवाल ने एक सीट से अपना कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया। केजरीवाल आज गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर बसावा से मिलने जेल गए। बसावा और उनकी वाइफ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को धमकाने और फायरिंग करने का केस है। बसावा से मुलाकात के बाद भरूच की पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल ने चैतर बसावा को भरूच से पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के इस ऐलान से कांग्रेस परेशान हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का इक्वेशन कैसे बिठाया जाए। इसीलिए कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर अशोक गहलोत ने कहा, गठबंधन बनाने में ये दिक्कतें तो आती ही हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस को भी एडजस्ट करना होगा कि उसके अलायंस पार्टनर एडजस्ट करें, क्योंकि मोदी को हराना है तो गठबंधन को हर हाल में इकट्ठे रहना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, पार्टी है, बंगाल क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, आप क्या कह रही है, इन बातों में ना मीडिया को पढ़ना चाहिए ना किसी को पढ़ना चाहिए। खबर तो चलानी है ना। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है, और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर, और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। और गठबंधन कामयाब हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगली बार मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। अशोक गहलोत की बात सही है, गठबंधन बनाना है तो त्याग तो करना पड़ता है, लेकिन साथी दलों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस त्याग करने को तैयार नहीं है। जैसे बिहार में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर जो मीटिंग हुई उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बात तो हुई, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। बिहार में सीट शेयरिंग पर प्रॉब्लम आई क्योंकि लालू और नीतीश ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। वो फॉर्मूला कांग्रेस को मंजूर नहीं है। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें और लेफ्ट को 2 सीटें देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस 10 से 11 सीटों पर दावा ठोक रही थी।
अब कम से कम 8 सीटों पर अड़ी हुई है। इसी को लेकर मुश्किल है। नीतीश कुमार 2019 में जो 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उन सब सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और गेंद आरजेडी के पाले में डाल दी है कि कांग्रेस को मनाने की जिम्मेदारी लालू यादव की है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज कहा कि बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत से ज्यादा सीटें मांग रही है, ये ठीक नहीं है। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ जल्दी दुरुस्त हो। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। उस समय हम 16 सीटों पर नंबर 1 थे और 1 सीट पर नंबर 2 थे। लिहाजा कांग्रेस को और वामपंथी दलों को सीट के बंटवारे को लेकर के अगर कोई भी चर्चा करनी है तो वो आरजेडी से करनी है, हमसे नहीं। लेकिन जेडीयू सिर्फ 17 सीटों पर अड़ी हो इतना ही नहीं है। विपक्षी मोर्चे में पीएम के फेस को लेकर जेडीयू की दावेदारी है। नीतीश की पार्टी लगातार उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए प्रेशर बना रही है। आज फिर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता, उनकी कोई पहचान नहीं है, मोदी को सिर्फ नीतीश कुमार ही टक्कर दे सकते हैं। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लगा ये नहीं है। अब कहाँ से उठा के ले आते खड़गे, अगर किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। सीट बंटवारे को लेकर बात महाराष्ट्र में भी अटक गई है। अब तय हुआ कि दिल्ली में 14 और 15 जनवरी को महाविकास आघाड़ी के सारे नेता मिलेंगे। इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। ये नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 23 सीटों पर दावा कर रही है और कांग्रेस 20 पर। कुछ सीटें ऐसी हैं जो दोनों पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती। उदाहरण के तौर पर दक्षिण मुंबई की सीट, इस पर कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा दावा कर रहे हैं, जबकि उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत यहां से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उद्धव की पार्टी ने साफ कर दिया कि दक्षिण मुंबई की सीट उनकी पार्टी किसी हालत में नहीं छोड़ेगी। आज मिलिंद देवड़ा ने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, सीट शेयरिंग पर फैसला होने से पहले किसी को भी इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुंबई में जो कार्यकर्ता है, उनकी भावनाओं को समझने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता चिढ़े हुए, कुछ कार्यकर्ता चिंतित है, कुछ कार्यकर्ता नाराज होंगे। उनको आश्वस्त करने के लिए हमने कल एक इंटरनल वीडियो डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हम चर्चा कर सकें। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें हमने एक ही बात कही कि नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा मुझे इस इशू को लेकर कुछ नहीं कहना। मिलिंद देवड़ा के तीखे तेवरों के बाद उद्धव की पार्टी का स्टैंड नरम हुआ। पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जो सरकार चलाई वो अलायंस की ही थी, तो शिवसेना तो पहले ही इसका एग्जाम्पल दे चुकी है और आगे भी सब ठीक रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा।
आप ध्यान में रखना कि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में यहाँ सरकार थी, वो भी इंडिया की सरकार थी, इतना तो हमने वो उसका प्रयोग तो पहले करा के बताया, दुनिया पूरे देश को बता दिया है। और यहाँ तीनों में अच्छा सुसंवाद है और अच्छी तरह से हमारे नेतागण उसमें उस समस्या का निराकरण करेंगे। इस बात को विरोधी दलों के सारे नेता मानते हैं कि जब इस तरह से अलायंस होता है जहां अलग अलग पार्टियां हैं तो फिर दिक्कतें तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 100 दिन रह गए हैं। मोदी विरोध के नाम पर इंडी अलायंस तो बन गया, लेकिन इस अलायंस का कन्वीनर कौन होगा? प्रधानमंत्री की दावेदारी करने वाला चेहरा किसका होगा? इस बारात का दूल्हा कौन होगा? इन सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। बंगाल में ममता कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ना चाहती है। बिहार में लालू और नीतीश कांग्रेस को 4 सीटों तक सीमित रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में महागाड़ी के बीच सीटों का फार्मूला तय होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह काम वाकई में मुश्किल है। मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस अपने आप चौधरी बनकर बैठ गई है और अलायंस में सीट शेयरिंग के फैसले कांग्रेस ले रही है। इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन मायावती को अलायंस में लाने की कोशिश अब लगता है कि खत्म होती जा रही है। वजह है अखिलेश यादव और मायावती के बीच का झगड़ा। कांग्रेस चाहती है बीएसपी भी अलायंस में शामिल हो, लेकिन अखिलेश साफ कह चुके हैं कि अगर मायावती अलायंस में आई तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। आज मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और कहा उन्हें समाजवादी पार्टी से खतरा है, उन पर हमला हो सकता है, इसलिए वो बीएसपी दफ्तर की बजाय घर में मीटिंग कर रही हैं। मायावती ने यूपी सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मायावती के आरोपों से अखिलेश खासे नाराज हो गए और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने इन दोनों पार्टियों को वार्निंग दे दी। अजय सिंह ने कहा अखिलेश और मायावती दोनों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए, वरना उनको देश माफ नहीं करेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त नहीं दे सकते। इस बात को सबको सोचना चाहिए। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहन जी को भी और समाजवादी पार्टी को भी आपस का जिद छोड़ना चाहिए। देश बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है। बहन मायावती जी से मैंने अपील भी की और उनसे निवेदन भी किया, खासकर और भी जो प्रदेश स्तर के, देश स्तर के जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे मैंने अपील की। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कहीं ना कहीं सभी लोगों का एकजुट होना, एक साथ आना बहुत ही आवश्यक है। सबका अपना अपना प्रभाव है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत, बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत, कांग्रेस का अपना वोट प्रतिशत, लोक दल का अपना वोट प्रतिशत, सबका अपना अपना अलग एक वोट प्रतिशत है और सबकी अपनी अपनी एक मजबूत पैठ उत्तर प्रदेश में है। आज अगर इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा नहीं बनेगा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं, उसे देश का गरीब, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा उसको माफ नहीं करेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया कि वो बीएसपी को अलायंस पार्टनर बनाने के फेवर में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएसपी तो गठबंधन की मीटिंग पे भी नहीं थी, अब अलायंस में शामिल कैसे हो सकती है? समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि गठबंधन जो है और जिस पे चर्चा हो रही है उसको और मजबूत किया जाए। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दिन और समय कम है। जो बातें आप कह रहे हो वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं थे वो लोग। अगर इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई बात रही होती तो हमें पता होता। इसलिए आप बीजेपी की साजिश में आप भी मत फंसिए। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बीजेपी खुद नहीं कहती, किसी से कहलवाती है जिससे गठबंधन कमजोर हो जाए। इसलिए बीजेपी चारों तरफ से अटैक करती है, याद रखना। अखिलेश यादव की प्रॉब्लम यह है कि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख चुके हैं। वो राहुल गांधी को अपनी साइकिल पर बिठा चुके हैं और मायावती के हाथी की सवारी भी करके देख चुके हैं। दोनों बार इन दोनों गठबंधन से
उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें लगता है कि वो अकेले ही काफी हैं। अखिलेश यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहते हैं और बाकी खुद लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मायावती इंडिया अलायंस में आई तो उनका नुकसान होगा, उन्हें अपनी कई सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कन्विंस्ड है कि अगर बीजेपी को हराना है तो यूपी में मायावती को गठबंधन में शामिल करना ही चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा ममता बनर्जी ने आज ये इल्जाम क्यों लगाया कि बीजेपी बंगाल को बदनाम कर रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। ममता ने कहा, जो लोग बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं वो जानबूझकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में राशन घोटाले की जांच करने गई ईडी की टीम पर पिछले हफ्ते नॉर्थ 24 परगना में जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार से रिपोर्ट तलब की है और साफ कहा कि यह लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का मामला है। इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इसी पर जवाब दिया। ममता ने कहा कि उनके विरोधी दल कुछ भी कहें, कितनी भी गाली दें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंगाल की बदनामी करेंगे, बंगाल को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। बहुत से लोग कानून व्यवस्था के बारे में बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। मुझे कोई 10 बार भी गाली दे तो उस पर मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। मुझे बचपन से गाली खाने की आदत है, लेकिन बंगाल का अपमान किया जाएगा तो मुझे आपत्ति है, और अगर कोई बंगाल को नीचा दिखाना चाहता है तो उस पर भी मुझे आपत्ति है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। यदि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो इसकी घोषणा कैसे की गई? यही नहीं, कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ईडी की टीम पर जब हमला हुआ तो वो शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी। शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और उनका नाम पीडीएस घोटाले में आया है। ईडी की टीम ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो जवाब में शाहजहां शेख के समर्थकों ने टीम पर हमला बोल दिया और उसके बाद से शाहजहां शेख फरार है। ईडी ने शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज इसे लेकर बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने सवाल उठाए। कहा कि बंगाल में बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, कौन कहां छिपा है, किसे टीएमसी ने छिपाया है, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए शाहजहां शेख पकड़ा नहीं जा रहा। इसके पहले भी कई लोग ऐसे लापता हुए थे। बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ है, बड़े बड़े घोटालेबाज बंगाल में हैं। कोई दिल्ली में पकड़ा जाता है, कोई केरल में पकड़ा जाता है, कहीं जाके जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, और यहाँ छुपे हुए उसको नहीं पकड़ पा रहे पुलिस। बांग्लादेश बॉर्डर में जहाँ घटना हुआ है, सेंसिटिव इलाका है, तो वहीं कहीं है, इंफॉर्मेशन आ रहा है किसी टीएमसी के नेता घर में छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचना और कार्रवाई करना मुश्किल, क्योंकि वो वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वो बांग्लादेश में है कि भारत में है, वो पता नहीं चलता वो जगह संदेशकाली। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अभी तक न होने पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने पूछा कि शाहजहां शेख की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, वो देश में ही है या फिर बाहर भाग गया। गवर्नर के ये सवाल तृणमूल कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आए। कुणाल घोष ने कहा, गवर्नर साहब बीजेपी के लीडर की तरह बोल रहे हैं। ये गवर्नर भाजपा का कैडेट जैसा बिहेव कर रहे हैं। उसको स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर कम्युनिकेशन लेकर बात करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। अभी वो अपोजिशन वाला रोल निभा रहे हैं, तो उसको जो भी उन्होंने पूछा वो तो भाजपा को पूछना चाहिए। जो आप लोग बोल रहे थे जनवरी में ईडी नॉर्थ 24 परगना जाएगा, तो ईडी भाजपा का पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है ईडी। उनको तो ये ईडी को पूछना पड़ेगा। जो ईडी का ऑफिसर रेड में गए थे उनका खिलाफ अभी सीबीआई का एफआईआर है और इंक्वायरी जारी है,
तो ये क्या चल रहा है? ये तो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपरली कम्युनिकेशन के बाद एक न्यूट्रल रोल गवर्नर को लेना चाहिए। ईडी के अफसरों पर हमला हुआ, शर्मनाक तरीके से हमला हुआ, उनके सिर फटे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मेन एक्यूज शाहजहां शेख गायब है। कुछ जानकारों का कहना है कि वो भागकर बांग्लादेश में छुप गया है और बॉर्डर के पास किसी एक गांव में रह रहा है, और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीर के अनंतनाग से आई एक अच्छी तस्वीर। और अब मैं आपको दिखाता हूं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई कुछ अच्छी तस्वीरें। अनंतनाग के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर में अयोध्या से लाए गए कलश की स्थापना की गई है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश के कई मंदिरों में अक्षत कलश भेजे गए हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर भी इन्हीं मंदिरों में से एक है। कलश स्थापना से पहले यहां एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद पूरे विधि विधान से मंदिर में कलश को स्थापित किया गया और वहां मौजूद लोगों ने भजन कीर्तन भी किया। मार्तंड मंदिर की देखरेख करने वालों ने फैसला किया कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दिन अनंतनाग में इसी कलश को लोगों के घर घर ले जाएंगे और उसके बाद मंदिर में पूजा भी करेंगे और शाम को दिए जलाए जाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।